नमस्कार दोस्तों। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो समष्टि माध्य का आंकलक है वो उसका अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है। दूसरा पॉइंट हमने बात की थी कि उसका वेरिएंस कितना होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ वेरिएंस उसका लिखा था। वेरिएंस हमारा होता है 1/k NI - NI PI² SI²। PI दोस्तों हमारा यहाँ पर है NI/N और SI² मैं प्रीवियसली लिखा चुका हूँ, इसमें वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर SI² का जो हमारा फॉर्मूला है, SI² का फॉर्मूला हमारा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हमारा SI² का फॉर्मूला होगा 1/NI-1 सिग्मा i बराबर 1 से k YI माइनस NI बार का स्क्वायर। ये हमारा SI² का फॉर्मूला होगा जो प्रीवियसली हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन। हमने कहा था कि हमने एलोकेशंस की बात की थी, प्रोपोर्शनल एलोकेशन की बात की थी और नेमन एलोकेशन की बात की थी। वहाँ पर हमने कहा भी था कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन और नेमन एलोकेशन में हमारा जो बेस्ट है, जिसको हमने नियतन की समस्या या वितरण की समस्या कहा था, उसमें हमने कहा था कि नेमन एलोकेशन या नेमन नियतन आपका सबसे अच्छा वेरिएंस देता है और उसका वेरिएंस सबसे कम होता है। तो हम अंडर प्रोपोर्शनल और अंडर नेमन एलोकेशन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में मीन उसका वेरिएंस क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं यहाँ पर समानुपाती वितरण या नियतन। समानुपाती नियतन में I/ST का प्रसरण। वेरिएंस ऑफ I/ST अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, कि अगर हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन करें तो I/ST का प्रसरण क्या होगा। दोस्तों हमारा प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या था, प्रोपोर्शनल एलोकेशन हमारा था, हमने प्रोपोर्शनल एलोकेशन में कहा था कि सभी स्टेटा से, छोटे स्टेटा तो उसका छोटा साइज, बड़े स्टेटा तो उसमें से बड़ा साइज, तो हर स्टेटा से अगर सैंपल साइज की बात करें तो हमारा था NI बराबर NNI/N। तो दोस्तों हमारा जो I/ST जो जनरल हमारा वेरिएंस है, अभी हमने कहा था वेरिएंस ऑफ I/ST, ये हमारा वेरिएंस ऑफ I/ST है। अगर इसमें इस NI की जगह हम प्रोपोर्शनल NI का फॉर्मूला रख दें, प्रोपोर्शनल NI का फॉर्मूला रख दें, मतलब वेरिएंस ऑफ I/ST क्या हमारा है, वेरिएंस ऑफ I/ST है समेशन I फ्रॉम 1 to k 1/NI - 1/NI PI² SI²। तो दोस्तों इसमें अगर NI की जगह हम ये वाली वैल्यू पुटअप कर दें, इस NI की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर दें पूरी, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा वो होगा प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस। तो हमें वहाँ डेरिवेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, याद कैसे रखना है। तो हमारा फॉर्मूला होगा वेरिएंस ऑफ, हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ I/ST, यहाँ लिखेंगे PROP, इसका नोटेशन फॉर्म है, एग्जाम में आती स्टैंडर्ड फॉर्म है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का वेरिएंस अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। PROP मीन्स प्रोपोर्शनल या अनुपातिक नियतन या समानुपाती नियतन। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 1/N - 1/N, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ आएगा सिग्मा I फ्रॉम 1 to k, ये होगा दोस्तों ये तो बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा PI SI²। यहाँ पर हमारा था PI², एक PI हमारा कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद एक NI/N यहाँ से कट जाएगा और रिमेनिंग्स यहाँ बाहर निकल जाएगा और ये हमारा बचेगा केवल PI और SI²। तो ये हमें थोड़ा सा याद भी रखना है इसको कि क्या हमारा इसका फॉर्मूला होगा। हम 3 फॉर्मूले की बात करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का है विदाउट रिप्लेसमेंट का, दूसरा फॉर्मूला हमारा I/ST का है और तीसरा फॉर्मूला हमारा दोस्तों है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फॉर्मूला है।
तो तीनों फॉर्मूले के कंपेरेटिव स्टडी की हम बात करें तो देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला का। पहले फॉर्मूला अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, जैसे हम लोगों ने कहा था, वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR। हम आगे कंपैरिजन करेंगे तीनों का। ये फॉर्मूला हमारा क्या था, ये फॉर्मूला था 1/n माइनस 1/n S²। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। फिर हम लोगों ने कहा था वेरिएंस ऑफ बाई बार ST, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें दोस्तों क्योंकि हम ith स्टेटा की बात कर रहे थे, हर स्टेटा का अलग अलग निकालना पड़ेगा और सभी स्टेटा को जोड़ देंगे तो पूरा वेरिएंस आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1 से लेकर के, चीज़ वही है, सिर्फ i लग जाएगा यहाँ पर, जाएगा 1/ni माइनस 1/ni। और क्योंकि एक हर स्टेटा का हमारा वेट फिक्स है, वो हमारा PI है, तो हर स्टेटा का हो जाएगा PI² SI²। तो इसमें हमने किया कुछ नहीं है, इसे याद रखने का तरीका है, सिग्मा लगा दो, सब में i लगा दो और एक PI² जोड़ दो। फिर हमने कहा था वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस क्या होगा, PROP। याद कैसे रखेंगे हम, इस ni की जगह हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन का जो फॉर्मूला है वो रखेंगे, पुटअप करेंगे। सोल्व करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा, याद रखना ये तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/n माइनस 1/n। और हमारे पास बचेगा i फ्रॉम 1 to k, एक PI हमारा कट जाएगा, बचेगा PI SI²। तो ये तीन फॉर्मूले हमें कंपेरेटिव याद रखने हैं ताकि एक दूसरे को हम पहचान सके इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम देखेंगे तो इनका 1 by 1 हम कंपेरिजन करेंगे, कौन सा वेरिएंस बड़ा है और कौन सा वेरिएंस छोटा है। तो वापस इसमें देखते हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस क्या था, 1/n माइनस 1/n, ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एक PI, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू रखने पर ये कट जाएगा। कटने के बाद ऑल आउट सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा PI SI² और ये हमारा होगा वेरिएंस ऑफ बाई बार ST अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इसी तरह से नेक्स्ट हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ बाई बार ST अंडर नेमन एलोकेशन। नेमन का हमने कहा था कि इसका वेरिएंस भी सबसे कम होता है, तो इक्वेशन फॉर्म भी आती है और उस इक्वेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना होगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, मिटा क्या, हमारे पास 4th नंबर पर यहाँ पर है कि समानुपाती नियतन के बाद नेमन नियतन के अंदर हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो 4th नंबर पर मैं डाल रहा हूँ नेमन नियतन या नेमन वितरण, इंग्लिश में कहेंगे नेमन एलोकेशन। नेमन नियतन के अनुसार बाई बार ST का प्रसरण वेरिएंस ऑफ बाई बार ST अंडर नेमन एलोकेशन। दोस्तों हमने बात की थी नेमन एलोकेशन हमारा क्या होता है, ni बराबर स्मॉल n NISI अपॉन समेशन NISI। तो यहाँ पर दोस्तों SI क्या है, ith स्टेटा की जो वेरिएबिलिटी है जिसको हम SI² कहते थे, उसका रूट हमारा यहाँ पर SI है। तो नेमन ने क्या किया, नेमन ने यहाँ पर स्टेटा की साइज के साथ साथ स्टेटा के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी उसका भी ध्यान रखा है, इसलिए बेस्ट एलोकेशन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा सेम चीज़ वही है, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था बाई बार ST का, उसमें NI की जगह अगर ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा नेमन एलोकेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा। और नेमन एलोकेशन का फॉर्मूला हमें याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ बाई बार ST और यहाँ पर दोस्तों या तो लिखा होता है नेमन, समटाइम्स इसको लिख देते हैं वेरिएंस ऑफ बाई बार ST और OPT का मतलब यहाँ होता है ऑप्टिमम, क्योंकि नेमन ने ही ऑप्टिमम एलोकेशन दिया था, मतलब सबसे कम उसका जो वेरिएंस होगा वो नेमन को होगा, तो इसे ऑप्टिमम एलोकेशन या नेमन एलोकेशन भी कहते हैं। और इसका वेरिएंस सबसे ऑप्टिमम मतलब मिनिमाइज होता है
और इसके कारण इसको नेमन एलोकेशन को सर्वश्रेष्ठ एलोकेशन या सर्वश्रेष्ठ नियतन कहा जाता है। तो हम देखते हैं नॉर्मल एलोकेशन का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो नेमन एलोकेशन हमारा सिंपल है। नेमन एलोकेशन के फॉर्मूले में हमें करना क्या है कि जैसे हमारा जो प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई मेथड नहीं है। तो इसको तो मैं ऊपर हमारा नेमन एलोकेशन क्या है, एन आई एस आई अपॉन सिग्मा एन आई एस आई। और प्रोपोर्शनल का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हमारा है वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी पी आर ओ पी है 1/n माइनस 1/n पी आई एस आई स्क्वायर। तो दोस्तों इसको करना क्या है, पहले तो हमको यह कि थोड़ा सा इसमें याद रखना है, ये प्रोपोर्शनल का वेरिएंस है। नेमन का हमारा क्या होगा देखते हैं, ये होगा 1/n सिग्मा पी आई एस आई 1/n सिग्मा पी आई एस आई और इसका होल स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर 1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, प्रोपोर्शनल के वेरिएंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, करना कुछ नहीं है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। इसको करेंगे 1/n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1/n पी आई एस आई स्क्वायर, ये सिग्मा और रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम इसको 1/n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर। तो याद रखना है, मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, केवल याद रखना है कि ये सिग्मा पी आई एस आई का होल स्क्वायर रहेगा, याद रखना है सिर्फ। प्रोपोर्शनल का ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n से तो 1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर रहेगा। सिर्फ करना ये है कि आपको इस पे होल लगा देना है मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये हो जाएगा। और दूसरा जब -1/n से करेंगे तो एज इट इज जैसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो -1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर एज इट इज टर्म आ गई। तो ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनल का वेरिएंस। तो ये हमारे हो गए सिंपल टाइम सैंपलिंग के प्रोपोर्शनल का हमारा वेरिएंस हो गया। और हम तीनों में लास्ट में करेंगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे कम जो वेरिएंस हमारा होगा वो होगा नेमन का, उससे छोटा वेरिएंस हमारा होगा प्रोपोर्शनल का, और सबसे छोटा होगा हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तीनों का कंपैरिजन। क्या आता है दोस्तों, तीनों का कंपैरिजन। तो 5th पॉइंट पे यहां पर मैं तीनों का कर देता हूं तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरिजन, तुलना। कंपेयर विद अदर्स। तो हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ पर लिखा होगा सबसे पहले वेरिएंस ऑफ वाई एन बार, और यहाँ लिखा होता है आर। क्या लिखा होता है दोस्तों, आर, वेरिएंस ऑफ वाई एन बार, आर मतलब रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस। सम टाइम लिखा होता है डब्ल्यू ओ आर, सम टाइम क्या लिखा होता है डब्ल्यू ओ आर, तो मैं डब्ल्यू ओ आर लिख देता हूँ, आर भी लिखा है तो भी सही है। ये होता है सबसे बड़ा या बराबर, ये होता है सबसे बड़ा या बराबर। इससे छोटा होता है दोस्तों वेरिएंस ऑफ बाई बार एस टी पी आर ओ पी। और अगर हम बात करें, इससे छोटा होगा वेरिएंस ऑफ बाई बार एस टी नेमन। वेरिएंस ऑफ बाई बार एस टी नेमन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आई हुई है, और नेमन को कई बार ऑप्टिमम लिख देते हैं। तो सबसे छोटा हमारा होगा नेमन का वेरिएंस, उससे छोटा हमारा होगा उससे बड़ा होगा प्रोपोर्शनल का, और सबसे बड़ा होगा बाई एन बार का। तो ये इक्वेशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक पूछते हैं प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस, जो कि मैंने पिछले पेज में कराया था। ये जो दोस्तों ये वेरिएंस है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आपको देखना है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं इन सबको। हमने सबसे पहले कहा था कि
सबसे पहले मैंने कहा कि बाई बार एस टी हमेशा समष्टि माध्य का इसलिए अनभिन्नता आंकलक होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। बाई बार एस टी इज ऑलवेज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन। दूसरा हमने प्रसरण की बात की। प्रसरण हमारा दोस्तों है आई फ्रॉम 1 to k एन आई माइनस 1/ni पी आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर। तीसरी हमने बात की थी कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंडर वेरिएंस क्या होगा, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, ये होगा 1/n माइनस 1/n समेशन पी आई एस आई स्क्वायर। और इसमें हमने बात की नेमन एलोकेशन का वेरिएंस क्या होगा, 1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा पी आई एस आई स्क्वायर। तो ये मैंने याद रखने का तरीका भी आपको समझाया था कि इसको याद कैसे रखेंगे। तीसरा हमने तुलना की, तो तुलना में हमने कहा था कि वेरिएंस ऑफ बाई एन बार डब्ल्यू ओ आर सबसे बड़ा होता है प्रोपोर्शनल से, और उससे छोटा था हमारा नेमन का। नेमन को कई बार ऑप्टिमम भी लिख देते हैं। तो यहाँ से जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि मैं मेन क्वेश्चंस की बात करूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का उपयोग कब होता है या इसको कब प्राथमिकता देते हैं। तो पहले नंबर पर दोस्तों हम इसको प्राथमिकता कब देते हैं, जब हमारे पॉपुलेशन होमोजीनियस ना होकर पॉपुलेशन में हेट्रोजिनिटी है, मतलब पॉपुलेशन में इकाइयाँ सजातीय नहीं होने पर हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को प्राथमिकता देते थे जब इकाइयाँ सजातीय हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को प्राथमिकता कब दी जाती है, जब इकाइयों में सजातीयता ना हो, इकाइयाँ कैसी हो, हेट्रोजीनियस हो। दूसरा पॉइंट कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर स्टेटा मतलब समूह या स्तर कैसे होने चाहिए। तो उसमें हमने बात की कि हमने टोटल पॉपुलेशन जिसमें सजातीयता नहीं थी उसको सजातीय समूहों में बांट दिया। अब पूछते हैं कि समूह कैसे होने चाहिए, स्टेटा कैसे होने चाहिए या स्तर कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों स्तर होने चाहिए अंतर समांगी, आंतर विसमांगी, मीन्स विद इन होमोजीनियस एंड बिटवीन हेट्रोजीनियस। विद इन होमोजीनियस का मतलब है जो भी हमने स्टेटा बनाया उसमें लगभग इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए, सजाती होनी चाहिए। और अलग अलग स्टेटों को कंपेयर करें, अलग अलग स्टेटों को कंपेयर करें तो उनमें सजातीयता या उनके जो समांतर माध्य डिफरेंट होने चाहिए, मतलब विद इन तो एक जैसे हो, मतलब वो अंदर अंतर तो समान हो, अंतर समांगी, अंतर तो उनमें समान इकाइयाँ हो, और आंतर विसमांगी मतलब एक स्टेटा का दूसरे स्टेटा से कंपेयर करें तो वो डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बात करें तो बनता है एलोकेशन से, नियतन की समस्या से। तो वो बनता है कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंदर हमारा जो एन आई स्टेटा से स्टेटा लेने का जो फॉर्मूला है या स्टेटा से कितनी संख्या होगी, तो हमने कहा था एन आई बराबर होगा एन आई अपॉन एन, एन आई बराबर स्मॉल एन कैपिटल एन आई अपॉन कैपिटल एन। ये हमारा सूत्र था प्रोपोर्शनल का कि बड़े स्टेटा से बड़ा लेंगे और छोटे स्टेटा से छोटा लेंगे और सभी के सैंपल लेने का रेशो हमारा बराबर होगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल इक्वेशन की बात हुई। फिर नेमन की बात हुई, नेमन का सूत्र हम याद करेंगे। नेमन का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है एन आई बराबर एन आई एस आई सिग्मा एन आई एस आई, ये हमारा इंपॉर्टेंट है तीसरा। और बेस्ट एलोकेशन कौन सा है, बेस्ट हमारा है नेमन का, क्योंकि इससे लिया गया वेरिएंस सबसे कम होता है। फिर आती है दोस्तों प्रसरण की बात। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो बाई बार एस टी का प्रसरण हमें याद करना है। उसके बाद हमें लिख के तो वो देगा, हमें सिर्फ रिमेंबर करना है कि ये एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, उसको याद कर लो तो एक्चुअल में याद हो जाएंगे आराम से। फिर तीसरा हमने यहाँ से बात की थी कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंदर वेरिएंस क्या होगा। चौथी हमने बात की थी नेमन एलोकेशन में वेरिएंस क्या होगा। तो हमने सारे वेरिएंसेस लिखे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और फिर आपस में किया इनका कंपेरिजन। तो कंपेरिजन में हमने पाया कि सबसे जो वेरिएंस बड़ा है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का है या रैंडम सैम्पलिंग का है, उससे छोटा हमारा प्रोपोर्शनल का है और सबसे छोटा हमारा नेमन का है। इसी कारण इसे ऑप्टिमम एलोकेशन भी कहते हैं। अब दोस्तों स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। तो इसको मैं नोट डाल के इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नोट दोस्तों है, क्वेश्चन आता है कि यदि समानुपाती नियतन में सभी स्तरों का आकार बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा प्रोपोर्शनल एलोकेशन है दोस्तों वो इक्वल एलोकेशन में या समान नियतन में बदल जाएगा। ध्यान से सुनना, एक समानुपाती नियतन में एक समानुपाती
एक समानुपाती नियतन में यदि सभी स्तरों का मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, स्टेटा, सभी स्तरों या समूहों का आकार, सभी स्तरों या समूहों का आकार बराबर हो जाए तो यह समान नियतन समान नियतन में बदल जाता है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, हम क्या कहते हैं कि स्टेटा की साइज अलग अलग है और छोटे स्टेटा से छोटे सैंपल, बड़े स्टेटा से बड़े सैंपल लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर सभी स्टेटा की साइज बराबर कर दी जाए, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 स्टेटा, सभी में से 100 इकाइयाँ हैं, तो टोटल इकाइयाँ 500 गई सबसे और अगर हमें टोटल 10 सैंपल लेने, टोटल कितने सैंपल लेने, 10, तो प्रत्येक से हम 2-2 ले लेंगे क्योंकि सभी स्टेटा की साइज बराबर होगी। या अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 10 स्टेटा है, सभी की साइज 100 है और टोटल हमें 100 सैंपल लेने हैं, तो हम प्रत्येक से 10-10 का सैंपल ले लेंगे, तो सभी का रेशियो बराबर होगा। तो इसका मतलब है अगर स्टेटा साइज बराबर हो जाए या समूहों की साइज बराबर हो जाए तो इक्वल एलोकेशन कन्वर्ट टू प्रोपोर्शनल एलोकेशन कन्वर्ट टू इक्वल एलोकेशन। जो हमारा समानुपाती नियतन है या प्रोपोर्शनल एलोकेशन है वो इक्वल एलोकेशन में बदल जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल एलोकेशन में सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग ही हमने सैंपल लिए थे। अगर साइज ही बराबर है तो सैंपल भी बराबर होंगे, जो कि हमारा इक्वल एलोकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इंग्लिश में बात करूं कि इन प्रोपोर्शनल एलोकेशन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं कि अगर स्ट्रेटा साइज इक्वल हो, स्टेटस वाइज इक्वल, देन तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल एलोकेशन बदल जाएगा। प्रोपोर्शनल एलोकेशन हमारा बदल जाएगा इक्वल एलोकेशन में। किस में बदल जाएगा दोस्तों, इक्वल एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेटा साइज इक्वल हो तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन किस में बदल जाएगा, इक्वल एलोकेशन में जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर स्टेटा साइज बराबर हो जाए तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन हमारा किसमें, समानुपाती नियतन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, समान नियतन में या इक्वल एलोकेशन में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यदि नेमन नियतन नेमन नियतन मतलब नेमन एलोकेशन के अंदर यदि दोस्तों नेमन एलोकेशन में स्टेटा की साइज और स्टेटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी है जिसको कहेंगे विचलन, तो हम कहेंगे कि सभी स्टेटा का या सभी स्तरों का विचलन समान हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेमन एलोकेशन की, तो नेमन एलोकेशन में क्या था, प्रोपोर्शनल ने तो साइज की बात करी, नेमन ने साइज और विचलन दोनों की बात की। तो अगर विचलन बराबर हो जाएगा तो नेमन बदल जाएगा प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शनल की साइज बराबर हो जाए तो प्रोपोर्शनल बदल जाएगा इक्वल में। इतनी सी बात है। तो नेमन नियतन में यदि सभी स्तरों में, यदि सभी या सभी स्तरों का विचलन, सभी स्तरों का विचलन, यह बोल सकते हैं वेरिएबिलिटी,
बराबर हो जाए तो यह समानुपाती नियतन में बदल जाता है। तो दोस्तों अगर प्रोपोर्शनल में स्टेटा साइज बराबर तो ये बदल जाएगा इक्वल में। और दोस्तों अगर बात करूं नेमन नियतन, नेमन एलोकेशन, मैं कहता हूं नेमन एलोकेशन में क्या हो गया, नेमन एलोकेशन में इक्वल वेरिएबिलिटी इन ऑल स्ट्रेटा, इक्वल वेरिएबिलिटी इन ऑल स्ट्रेटा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोपोर्शनल में अगर साइज बराबर हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल एलोकेशन। और नेमन एलोकेशन में क्योंकि हमने वेरिएबिलिटी की बात की, नेमन एलोकेशन की वेरिएबिलिटी अगर बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं। तीसरा इसमें से जो आपका थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा कि जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है वो किस श्रेणी में आती है। हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है कंप्लीटली रैंडम, एक होती है नियंत्रित कंट्रोल्ड सैंपलिंग। तो दोस्तों हमारी जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है वो कंट्रोल्ड श्रेणी में या नियंत्रित प्रतिचयन श्रेणी में आती है, क्योंकि हमने कंट्रोल लगाया था। कंट्रोल क्या लगाया, हमने कहा कि अगर पॉपुलेशन में हेट्रोजिनिटी है या फिर उसके अंदर सजातीय इकाइयाँ नहीं है तो हम पहले उनको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक ग्रुप से हम सैंपल लेंगे। तो हमने कंट्रोल लगाया कि पहले टोटल पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में या सजातीय समूह में डिवाइड किया, उसके बाद प्रत्येक ग्रुप से सैंपल लिए। तो हमने इससे क्या होगा, हर ग्रुप के पॉपुलेशन का प्रेजेंटेशन होगा। ये हमारी जो है इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। कंट्रोल से हमें एक बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट क्या होगा, हमारा जो एस्टिमेट होगा वो मोर रिलायबल और एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए हमारी जो स्तरित प्रतिचयन विधि है वो नियंत्रित प्रतिचयन विधि की श्रेणी में आती है। तो थर्ड पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्तरित प्रतिचयन विधि नियंत्रित प्रतिचयन, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको कंट्रोल्ड सैंपलिंग। कंट्रोल्ड सैंपलिंग तो सिंपल है कि एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है कंट्रोल, दोनों एक ही बात है। हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक ग्रुप से हमारे सैंपल आएंगे। तो ये कंट्रोल्ड या रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग हिंदी में बोलते हैं नियंत्रित प्रतिचयन विधि की श्रेणी में या नियंत्रित प्रतिचयन की श्रेणी में आती है। तो क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, कंट्रोल्ड सैंपलिंग है, अनकंट्रोल्ड सैंपलिंग है या नियंत्रित प्रतिचयन है या अनियंत्रित। तो हमारा आंसर होगा नियंत्रित प्रतिचयन की श्रेणी में आती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और एक लास्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, फोर्थ पॉइंट हमारा दोस्तों क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि लार्जर देन स्टेटा इज बेटर या स्मॉलर स्टेटा इज बेटर। स्टेटा हमारे ज़्यादा अच्छे कौन से होंगे,
या स्टेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा या कम होगी तो अच्छा होगा। दोस्तों इसका लॉजिकली देखते हैं। अगर सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हमने कहा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हमारे स्टेटा हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा होमोजीनियस ग्रुप कब बनाएंगे? जब जितने अधिक स्टेटा बनाएंगे। जैसे सपोज करो मेरी पॉपुलेशन है 5000 से लेकर 1 लाख के इनकम ग्रुप की मेरी पॉपुलेशन है। अब केवल मैं 2 ही ग्रुप बनाऊं कि एक तो बना दिया 5 से लेकर 50,000, दूसरा बना दिया 50,000 से 1 लाख, तो ये होमोजीनियस ग्रुप नहीं होगा, उसमें वेरिएबिलिटी होगी 5000 से लेकर 50,000 तक की। जबकि तो मैंने 2 स्टेटा बनाए, अगर मैं 2 की जगह 4 बनाऊं तो मैं ज़्यादा होमोजीनियस बना सकता हूं। 0 से लेकर मैंने बना दिया 5 से 25,000, फिर 25 से 50,000, 50,000 से 75,000, 75 से 1 लाख। तो जितने ज़्यादा स्टेटा होंगे उतने अच्छे से मैं होमोजीनियस ग्रुप बना पाऊंगा या सजातीय समूह बना पाऊंगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम कहेंगे कि जितने ज़्यादा स्तरों की संख्या होगी या जितने ज़्यादा समूहों की संख्या होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब ज़्यादा स्टेटा बनेंगे तो स्टेटा स्मॉल बनेंगे या लार्ज बनेंगे तो स्मॉल बनेंगे। मीन्स स्मॉलर स्टेटा इज़ बेटर। हमारे जो छोटे स्टेटा होते हैं वो अच्छे होते हैं और वो सजातीय होते हैं और उनमें हम होमोजिनिटी कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल सैम्पलिंग है हमारी, और हमारा एस्टिमेटर भी ज़्यादा रिलायबल हम ले पाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे, क्वेश्चन आता है कि स्तरों की संख्या ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा, स्तरों की संख्या कम होगी तो अच्छा होगा, या दोनों ही केसेज में सही होगा। तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जितने स्तरों की संख्या अधिक हो उतना अच्छा होता है। तो इंग्लिश यहाँ लिखेंगे स्तरित प्रतिचयन में जितने स्तरों की संख्या अधिक होगी उतना अच्छा होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ज़्यादा स्टेटा आने चाहिए, कम आने चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे कि लार्जर द नंबर ऑफ स्टेटा इज बेटर देन, लार्जर द नंबर ऑफ स्टेटा इज बेटर इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मतलब लार्जर नंबर स्टेटा हमारे बेटर होंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा स्टेटा होंगे उतने ज़्यादा हमारा अच्छा होगा। ये हमारे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की जो मेजर चीज़ें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से 1-2 क्वेश्चंस और आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंदर सैंपल साइज निकालने का, और दूसरा क्वेश्चन आता है नेमन एलोकेशन के अंदर सैंपल साइज निकालने का। तो दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आपकी फिनिश हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ कि शॉर्ट में मैं यहाँ लिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 500 आकार की समष्टि में से, मतलब पॉपुलेशन साइज कितनी है 500, मतलब n यहाँ पर दे रखा है 500। 500 आकार की समष्टि में से 3 सजातीय स्तरों में बांटा जाता है। कुल मिला के टोटल पॉपुलेशन यूनिट्स हमारे पास 500 है, इनको 3 होमोजीनियस ग्रुप्स में बांटा जाता है। मीन्स द 500 यूनिट्स इन पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 होमोजीनियस ग्रुप्स, 3 सजातीय समूहों में बांटा जाता है। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास k हो गया 3, क्योंकि k हमारे पास है नंबर ऑफ स्टेटा। फिर लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्तर में क्रमशः टोटल हमारे पास कितने समूह है 3। पहला मैंने बोल दिया n1, दूसरा बोल दिया n2, तीसरा बोल दिया n3। अब कहता है प्रत्येक स्तर में क्रमशः 150, 100 तथा 250 इकाइयाँ हैं। इसका मतलब दोस्तों n1 में तो है 100, n1 में कितने हैं 100, n2 में हमारे पास n1 में हमारे पास 150 हैं, n2 में हमारे पास है 100 तथा n3 में दोस्तों हमारे पास है 250 इकाइयाँ हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है यदि आनुपातिक नियतन से 100 आकार का प्रतिदर्श लिया जाए, यदि
यदि एक बार दोस्तों यहां पर दे रखा है यदि आनुपातिक नियतन से सो आकार का प्रतिदर्श लिया जाए। अनुपातिक नियतन हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनल लोकेशन से सो आकार का प्रतिदर्श लिया जाए तो प्रत्येक स्तर से क्रमशः प्रतिदर्शों की संख्या होगी। प्रत्येक स्तर से क्रमशः प्रतिदर्शों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारे पास n दे रखा है 100। अब दोस्तों हमें निकालना है पहले, अब आपको ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं 1 2 3 एंड 4। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 30 50 20। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है 50 30 20। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है 30 20 50। फोर्थ ऑप्शन आपको यहां पर दे रखा है 50 20 30। दोस्तों एक तरीका तो यह है कि हम रेशो लेकर देख लें कि सभी का रेशो बराबर आ रहा है नहीं रहा। इसका मतलब है कि पहले स्टेटा जिसमें 150 है, हमने कहा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर n1 अपॉन n1 बराबर n2 अपॉन n2 बराबर ni अपॉन ni बराबर n अपॉन n होता है। और हमारा जो ni का मान है वो होता है ni अपॉन n। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। या तो रेशो चेक कर ले सभी का बराबर है या नहीं है। जैसे ये हो गया मेरा n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3। तो पहले स्टेटा से लिए गए सैंपल साइज, दूसरे स्टेटा से लिए गए सैंपल साइज और थर्ड स्टेटा से लिए गए सैंपल साइज, या फिर हम इसको निकाल लें। दोनों तरीके हैं, एक बार निकाल लेते हैं फिर रेशो भी चेक कर लेंगे। अगर मुझे निकालना है n1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n1 का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n1 अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होगा। मैंने i की जगह 1 रख दिया, इसका मतलब पहले स्टेटा से कितने सैंपल लेंगे। दोस्तों n हमारे पास है 100 गुणा n1 हमारे पास दिया हुआ 150 और टोटल n हमारे पास है 500। ये कट गया, हमारे पास आ गया 30। मतलब पहले स्टेटा से जो सैंपल होगा वो 30 होगा। सिमिलरली दूसरे स्टेटा से निकाल लेते हैं। n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n। n हमारे पास 100 है, n2 दोस्तों है 100, नीचे है 500। ये कट गया, इससे हमारे पास आ गया 20। दूसरे स्टेटा से हमारे सैंपल कितने आएंगे दोस्तों, दूसरे स्टेटा से सैंपल होंगे 20। इसी तरह से थर्ड स्टेटा की अगर बात करें, n3 हो जाएगा n3 अपॉन n। तो n हमारे पास है 100, n3 है 250, n3 हमारे पास है 250 जो दिया हुआ है थर्ड स्टेटा से, और ये हमारे पास हो जाएगा 500। इससे हो जाएगा 50। इसका मतलब पहले स्टेटा से जो सैंपल आएगा 30, दूसरे से आएगा 20, तीसरे से आएगा 50। दोस्तों हमारा आंसर हो गया नंबर थर्ड, 30 20 और 50। एक तरीका तो यह है इसका निकालने का। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, दूसरा तरीका है इसका निकालने का कि हम रेशो ले लें कि क्या सभी का रेशो बराबर आ रहा है नहीं रहा। देखो अगर बात करूँ 30/150 तो आएगा 1/5, फिर 20/100, रेशो यही तो लेना है, n1 अपॉन n1, n2 अपॉन n2।
तो देखो पहला रेशियो है 30/150 तो 1/5, 20/100 करेंगे तो 1/5, 50/250 करेंगे तो भी 1/5। तो रेशियो अगर बराबर है तभी हम कहेंगे कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन से सैंपल साइज लिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ये थर्ड। दोनों ही तरीके से जैसा तरीका आपको बढ़िया लगे उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन से सैंपल साइज क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं। उस क्वेश्चन में नेमन एलोकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जनरली छात्र नहीं कर पाते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें लगभग इकाई आएगी, तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 2 स्तर जिनमें क्रमशः 64 तथा 36 इकाइयाँ हैं। दोस्तों हमारे पास 2 स्टेटा हैं टोटल पॉपुलेशन के। पहले स्टेटा में क्वेश्चन हमारा है 2 स्टेटा है जिनमें क्रमशः 64 तथा 36 इकाइयाँ हैं। तो N1 में तो है 64 और N2 में है 36 इकाई है। N1 हमारा है 64, N2 हमारा हो गया 36। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि पहले स्तर तथा दूसरे स्तर का प्रमाप विचलन या फिर विषमता 2 तथा 4 है। दोस्तों स्तर के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, क्वेश्चन आता है कि वेरिएबिलिटी इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटा इज, तो ये हमारे पास क्या है, जिसे प्रमाप विचलन हम कहते हैं कि स्तर का प्रमाप विचलन या स्टेटा का प्रमाप विचलन मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टेटा। तो दोस्तों स्टेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने SI से प्रेजेंट किया गया है। तो स्टेटाओं का प्रमाप विचलन या उनके बीच जो विषमता है, जिसको हमने S1 और S2 कहा था, हमने वहाँ पर कहा था जैसे फॉर्मूले में था NI बराबर NISI अपॉन सिग्मा NISI। दोस्तों यहाँ पर जो SI है यह है वेरिएबिलिटी इन ith स्टेटा या ith स्टेटा का प्रमाप विचलन। ये स्टेटा का है इसलिए इसको SI नाम दिया गया है। तो और इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। SI का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जो SI स्क्वायर है उसी का फॉर्मूला है, उसको केवल रूट कर देंगे। तो हम यहाँ इसको लगा देंगे रूट, तो ये बन जाएगा SI का फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा होगा 1/Ni-1 I बराबर 1 से लेकर के ये हो जाएगा दोस्तों yi माइनस YNI बार का स्क्वायर और इसका रूट। ये हो जाएगा ith स्टेटा का प्रमाप विचलन जो हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दोनों स्तरों का क्रमशः प्रमाप विचलन या विषमता 2 तथा 4 है। इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है S1 बराबर तो 2 और S2 बराबर 4। लेकिन दोस्तों ये लैंग्वेज में दिया गया है, इसको हमें पहचानना है। S1 बराबर तो है 2 और S2 बराबर दोस्तों दिया गया है 4। अब पूछा गया है तो 20 आकार का प्रतिदर्श लिया जाए। अब हमसे पूछा कि हमें सैंपल लेना है 20 का, सैंपल लेना है 20 आकार का प्रतिदर्श लिया जाए। तो दोनों स्तरों से 20 आकार का प्रतिदर्श इस तरह से लिया जाए कि प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण कम हो। तो क्वेश्चन है दोनों स्तरों से 20 आकार का प्रतिदर्श क्रमशः क्या होगा कि प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण न्यूनतम हो। अब दोस्तों हमें पता है कि प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण न्यूनतम कब होता है, मीन्स व्हाट इज द रेस्पेक्टिवली सैंपल साइज फ्रॉम बोथ स्टेटा फ्रॉम साइज 20 व्हेन वेरिएंस विल बी मिनिमम, जबकि वेरिएंस आपका मिनिमम हो। तो हमने पढ़ा था कि वेरिएंस मिनिमम कब होगा, जब हम नेमन एलोकेशन से लेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया कि नेमन एलोकेशन के अनुसार हमारा स्टेटा साइज क्या होगा। तो दोस्तों हमें लगभग स्टेटा साइज निकालना है। तो हमें यहाँ पर निकालना है, एक तो निकालना है N1 और दूसरा निकालना है N2, क्योंकि 2 स्टेटा है तो 2 हमारे सैंपल्स होंगे,
N1 और N2, यहाँ आपको ऑप्शन भी मिल सकते हैं। यहाँ लगभग साइज आएगी, हमको लगभग सैंपल लेने हैं। तो N1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस फॉर्मूले से N1 हो जाएगा N1 S1 और ये हो जाएगा सिग्मा NiSi। NiSi का मतलब I बराबर 1 से लेकर 2 तक जाएगा, क्योंकि टोटल स्टेट रो है। तो ये हो जाएगा दोस्तों N1 S1, नीचे हो जाएगा N1 S1 प्लस N2 S2, N1 S1 प्लस N2 S2। तो इससे हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि सिग्मा है, पहले 1 रखेंगे दोनों में, फिर 2 रखेंगे। तो N हमारा है 20, N1 हमारे पास दोस्तों है 64, S1 हमारे पास है 2, और फिर लिखेंगे हम N1 इंटू S1, ये हो जाएगा 64 गुणा 2 प्लस N2 S2। तो N2 दोस्तों 36 है हमारे पास, ये हो जाएगा 36 गुणा 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे 64 गुणा 2 की और 36 गुणा 4 की, तो 64 गुणा 2 को 128 और 36 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौका 12, 6 चौका 24। देखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 20 गुणा 64 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 128 और ये हो जाएगा 144। दोस्तों हमारे पास आएगा यहाँ पर 128 प्लस 144 करेंगे तो ये हो जाएगा 272। तो 20 गुणा 64 गुणा 2 डिवाइड बाई 272। अब दोस्तों इसको हमें काटना है, तो इन सबको काटेंगे हम लोग। तो काट पीट के लगभग हमारे पास बचेगा, देखते हैं एक बार। पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 एकम 9, ये 4 से कट जाएगा, और ये फिर कट जाएगा। ये हमारे पास बचा 32 गुणा 5 डिवाइड बाई 17, तो ये हो गया 160 अपॉन 70। तो इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 9 फिर 0.4 समथिंग। तो 9.4 हमारे पास आ गया। दोस्तों हमारे पास देखा जाए तो N1 आया हमारे पास 9.4। N1 कितना है दोस्तों, 9.4 हमारे पास आया। और हमें यहाँ पर लगभग लेना है, क्योंकि सैंपल साइज या तो 9 होगी या 10 होगी, क्योंकि 0.5 से कम है। तो N1 से हम यहाँ पर लगभग, ये लगभग का निशान है, 9 का सैंपल ले लेंगे। कितने का सैंपल ले लेंगे दोस्तों, 9 का। इसी तरह से हम N2 का निकाल सकते हैं। N2 का क्या हो जाएगा, N2 S2 नीचे सेम आएगा, लेकिन क्योंकि हमने N1 निकाला तो टोटल सैंपल साइज हमारी 20 है, तो N2 हम डायरेक्ट लिख देंगे, N2 हो जाएगा 11। दोस्तों एक तो हमारा सैंपल साइज होगा 9, दूसरा हो गया 11। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो सैंपल साइज है वो प्राप्त कर सकते हैं। और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है, यहाँ से एक तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन में सैंपल साइज निकालना, नेमन एलोकेशन में कभी कभी आता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस है, और एक इक्वेशन जो मैंने लिखाई थी जिसमें कहा था नेमन एलोकेशन का वेरिएंस सबसे कम होता है। तो ये चीज़ें जो हमने पढ़ी है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक हमें याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग काम में कहाँ लेते हैं।